हे हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित राणा। बेटा, हम लोग जेनेटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और जेनेटिक्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था। ये जो लेक्चर आया है ये जेनेटिक्स पे लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं सारा कवर अप कर दूंगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट रह जाएंगे, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा कभी। फ़िलहाल तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है या जितना मैंने बता दिया है वो सब आप इस तरीके से आराम से इसको पढ़ लीजिए और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। अच्छा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप सारे लेक्चर कहाँ से देखें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि इस आखिरी वीडियो के मतलब और भी वीडियोस आएंगी इससे रिलेटेड। ये आखिरी वीडियो बनने, इसके बाद हम लोग बॉटनी पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे और सीधे जितने भी लेक्चर जहां पर प्लेलिस्ट में ऐड हैं वहां पर आप जा करके ईजिली उसको देख पाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका थर्ड पेपर जूलॉजी का तैयार हो जाएगा। और आशा करते हैं कि अगर एग्ज़ाम हुए, और जो कि होने चाहिए हमारे ख्याल से, और ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, वो पता नहीं क्या है, आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, एक खुशखबरी और आप लोगों को देना चाहते हैं कि मैंने कई बार आप लोगों से ये जिक्र किया था कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक सर हैं अनूप राणा सर, मैंने उनसे बात कर ली है। उनका चैनल भी मैंने क्रिएट कर दिया है, एक वीडियो है, उसके थ्रू मैंने उस वीडियो को मैंने उनके चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। आप लोग वहाँ जाइए और उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि उस चैनल को बनाने का मेन मोटिव क्या है। और बीएससी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री के बच्चे इधर उधर जाते थे, जो कहते थे मुझसे, कमेंट करते थे, सर कि कोई बीएससी का केमिस्ट्री का टीचर बताइए जिसके पास हम पढ़ पाएँ, जिस तरीके से आप नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरीके से। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दैट मीन्स जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, उसका जो सिस्टम है वो बना कैसे है। और एबीओ कहने का मतलब क्या है? ए बी ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। सर ए बी भी ब्लड ग्रुप होता है, वो कहाँ है? तो भाई साहब वो ए बी ब्लड ग्रुप यहीं पर है, इसीलिए इसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप तब बनता है जब एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ पाई जाए। क्लियर? चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी थ्योरी। लिखा ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। कब? 1901 में। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में खोजा था। ब्लड ग्रुप की खोज का कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कभी कभी ब्लड में क्लॉटिंग हो जाना था। यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज एक अचानक से, हम कह सकते हैं, घटना है। ठीक है, एक ऐसी घटना है जो अविश्वसनीय थी और जो परे थी। मतलब जितना भी अभी तक जो भी खोजा गया है वो सारी की सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से ही कुछ चीज़ों के बारे में पता चल पाया है, उनको खोजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या था कि जब किसी बंदे में या मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लड की कमी हो रही तो उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड दिया जाता था या उसी सेम स्पीसीज़ का ब्लड दिया जाता था, तो उसके अंदर या तो वो जीवित हो जाता था या वो मर जाता था। तो ये कंडीशन देखी गई होगी। तो फिर कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने इस पर देखा, कई चीज़ों में इन लोगों ने ट्रांसफ्यूजन किया। करने के बाद में इन्होंने देखा कि कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या हुआ, ये कारण पता करने के लिए इन्होंने ये कारण पता किया गया। तो पता चला कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है। तो जिनमें क्लॉटिंग हो जा रहा था उनके सैंपल को जब इन्होंने देखा तब इन्होंने कहा कि हाँ भैया, तब वहीं से खोज हुई है किसकी? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्लॉटिंग हो जाना था जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती थी। ठीक है, जिससे जो पेशेंट था वो क्या हो जाता था? मर जाता था। ध्यान से देखिए लिखा है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स में दो टाइप की एंटीजन्स पाई जाती हैं, जिसे एंटीजन ए तथा एंटीजन बी कहते हैं। जिन व्यक्तियों में एंटीजन ए होता है उनका ब्लड ग्रुप ए कहलाता है तथा एंटीजन बी होगा, या जिन व्यक्तियों में एंटीजन बी होगा उनका ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। तथा जिन व्यक्तियों में एंटीजन ए तथा बी दोनों पाई जाती हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए बी होगा। उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये देखिए ए बी होगा। लेकिन अब देखिए क्या है, जिन व्यक्तियों में एंटीजन पाई ही नहीं जाती है, जिन व्यक्तियों में ना ही एंटीजन ए ना ही एंटीजन बी, मतलब दोनों एंटीजन एब्सेंट हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसे हम लोग जीरो भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है ना?
ध्यान से देखिए, लिखा है एंटीजन ए तथा एंटीजन बी के बनने का कंट्रोल एक जीन के द्वारा किया जाता है जिसे आई जीन, ठीक है ना, जिसे आई जीन कहते हैं। इसको हम लोग आइसोहीमो एग्लूटिनेज कहते हैं, या इसको हम लोग आइसोहीमो एग्लूटिनोजन, जन मतलब जनरेट करा रहा है, आइसोहीमो एग्लूटिनेज या आइसोहीमो एग्लूटिनोजन कहते हैं। क्लियर? इस जो जीन है उसका नाम है ये, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करा रहा है। ठीक है, ये आप जब हायर क्लासेस में जब डॉक्टरी लेवल पढ़ेंगे जा करके, या हायर क्लासेस एमएससी वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा किस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन होता है या किस तरीके से ब्लड का ग्रुप बनता है। ठीक है, कुछ बहुत सारी प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड ग्रुप बनाने के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस जीन के 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं, जिन्हें आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, आई ओ कहते हैं, जिन्हें आई ए, आई बी, आई ओ कहते हैं, जिसका डिफरेंट ब्लड ग्रुप में डिफरेंट टाइप का होता है। यानी कि इनका जो डिफरेंशिएशन है वो ब्लड ग्रुप में डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप से होता है। अब ये जीनोटाइप क्या है? देखिए, जो जीन रूपी अनुपात है उसी को जीनोटाइप कहते हैं। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, जैसे ब्लड ग्रुप में ए के लिए, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए आई ए मतलब कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीन बनेंगे वो आपका बनेगा आई ए आई ए आई ए आई ओ। दैट मीन्स यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों बनेंगी। जीनोटाइप जो बनेगा वो दोनों टाइप का बनेगा ब्लड ग्रुप ए में। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें भी आपको दोनों टाइप का ही जो है ना जीनोटाइप देखने को मिलेगा, आई बी आई बी आई बी आई ओ, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब देखिए वहीं पर थर्ड है, यहाँ पर ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनोटाइप बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आई ए आई बी। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेटली पहले से ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है और इसकी होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ओ के अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा आई ओ आई ओ। क्या बनेगा? आई ओ आई ओ। और इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन सर नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की एंटीजन नहीं पाई जाती है। अच्छा सर, इसमें पाई जा रही थी तो उसमें बनना चाहिए था, लेकिन इसमें एंटीबॉडी भी नहीं पाई जा रही थी। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ में यही खास बात है कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट होती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन पाई जाती है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। चलिए नई लाइन से लिखा है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप ज्ञात होने पर इस आई जीन की वंशागति का अध्ययन करके बच्चों की ब्लड ग्रुप की संभावना का पता लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 जीन पाए जा रहे हैं, तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मॉम है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और पिताजी का ब्लड ग्रुप बी है। तो ये कैसे संभव होगा कि इनसे होने वाली संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। क्लियर है? तो इसके लिए मैथमेटिकली यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस वगैरह करवाता हूँ क्लास में, यहाँ पर संभव नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए ये ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद में एक होता है RH फैक्टर, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है। ये देखिए मैं आपको ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखा रहा हूँ या हेडिंग बता रहा हूँ, इन सब का मोटिव यही है कि आपको एक यहाँ से थ्योरी मिल जाए और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छाप दें। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनर नंबर दे देगा, मना नहीं करेगा। मना वैसे भी नहीं करेगा जो भी आप लिख के आओगे, कुछ भी लिख के आओ, गाने लिख दो अरिजीत सिंह का यार, अरे नहीं भैया पढ़ लो। चलिए RH फैक्टर, ये क्या कहता है? RH फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर तथा विनर ने 1940 में मैकाका रिसस मंकी, इसका नाम फुल नेम है मैकाका रिसस मंकी के ब्लड द्वारा गिनी पिग को प्रतिरक्षित करके की थी। यानी कि गिनी पिग से ही अलग करके इन्होंने RH फैक्टर को पता किया था। ठीक है, प्रतिरक्षित करके की थी। देखिए नई लाइन से लिखा है, रिसस मंकी के ब्लड को गिनी पिग को ट्रांसमिट करने पर देखा गया कि एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जो सभी रिसस मंकी की RBC को एग्लूटिनेज होगा यहाँ पर, एग्लूटिनेज कर देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्पीसीज के सभी मंकी, या इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस स्पीसीज के सभी मंकी के RBC में एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है जिसे RH फैक्टर
नाम दिया गया, जिसे RH फैक्टर कहते हैं। और इसे RH फैक्टर क्यों कहा गया? तो RH कहने का मतलब ही हो गया कि भैया ये खोजा गया किससे? रिसस मंकी से। तो RH देखिए, रिसस का फर्स्ट लेटर यहाँ पर यही 2 लेटर ये दर्शा रहा RH, तो RH फैक्टर कह दिया गया। ये सबसे पहले फैक्टर रिसस मंकी में ही खोजा गया था, इसीलिए जो है ना इसको RH फैक्टर कहा गया। क्लियर? तो कई क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि RH फैक्टर क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं। चलिए, नई लाइन से लिखा है ह्यूमन ब्लड का गिनी पिग के सीरम से टेस्ट करके देखा गया कि सम ह्यूमंस की आरबीसीज क्लम्प्ड हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं, क्लम्प हो जाती हैं, अर्थात एग्लूटिनेज हो जाती हैं, तथा कुछ ह्यूमंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ ह्यूमंस में जो उसका सीरम देखा गया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसमें, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ मनुष्यों में यह एंटीजन एब्सेंट होती है जिन्हें RH निगेटिव कहते हैं, तथा कुछ मनुष्यों में यह एंटीजन प्रेजेंट होती है जिसे RH पॉजिटिव कहते हैं। भैया एक बात बता दें, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव का बहुत बड़ा खेल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। किन्हीं जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यदि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ठीक है ना, लाइक मान लो कि कोई ऐसी गर्ल है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आगे एक डिजीज़ पढ़ाऊँगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, तो वो जब मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल ही समझाऊंगा यार, थ्योरेटिकल समझाऊंगा, तो आप वहाँ पर आप समझेंगे कि हाँ RH पॉजिटिव यदि है और RH निगेटिव है तो क्या है। देखिए, निगेटिव मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव निगेटिव मिल जाए तो फ़र्क पड़ता है। आप सभी लोग समझते हैं, है ना, 2 बैटरी हैं और पॉजिटिव निगेटिव जोड़ दो तो चिंगारी निकल आती है। तो बिल्कुल वही खास बात यहाँ पर है। क्या खास बात है कि जो RH निगेटिव वाले बंदे होते हैं उनसे यदि अगर मैरिज कराई जाए तो उनके जो बेबी होते हैं वो पहले तो ठीक होगा, पहला जो बेबी होगा वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जितने भी बेबी हों, जितने कहने का मतलब ये नहीं 1000 2000, जितने कहने का मतलब ये, एक पहला ठीक हो गया लेकिन दूसरा तीसरा अगर वो ट्राई करेंगे अगेन पिताजी मम्मी जी बनने के लिए, तो उनके जो बेबी बर्थ लेगा वो जन्म से पहले ही डेथ रहेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे RH फैक्टर का ही बहुत बड़ा कारण होता है। जिन महिलाओं में RH निगेटिव फैक्टर होता है उनकी शादी अगर RH पॉजिटिव वाले बंदे से करा दी जाए तो फिर डेफिनेटली क्या होगा कि RH अच्छा होता क्या है यहाँ पर ये समझ लो। होता ये है कि जो RH निगेटिव वाली स्त्री होती है, इसमें जब RH पॉजिटिव वाला बेबी बन जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप भी बनेगा, बेबी के अंदर क्या होगा, ब्लड बनेगा, और ये बेबी RH निगेटिव मॉम, जो RH निगेटिव फैक्टर वाली मॉम है उसके अंदर डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए होगा क्या कि जो एंटीजन है वो एंटीजन क्या करेगा, दैट मीन्स जो बेबी का ब्लड है उसका जो एंटीजन है मॉम के एंटीजन से मिलेगा, मैच करेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, इसके खिलाफ क्या कर देगा, एंटीबॉडीज बना देगा। यानी कि पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में देख करके बनाई गई है क्या, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन ही होता है किल देम, मार देना, ठीक है, जो भी एंटीजन बाहर से आएगा उसको मारना, ये एंटीबॉडी का मेन फंक्शन होता है। तो मॉम की बॉडी में क्या होता है, RH निगेटिव वाली जो मॉम है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बेबी को देख करके उसके अंदर जो एंटीजन नई तरीके की बनी है बेबी के अंदर, उसको देख करके एंटीबॉडी अंदर बन जाती है। क्लियर? अब जैसे ही दोबारा ट्राई किया जाता है या दोबारा वो माँ जब बनती है तो जाहिर सी बात है बेबी के अंदर ब्लड बनेगा और बेबी हमेशा अपने मॉम से कनेक्ट रहता है, बिना कनेक्शन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता यार, इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब सेकेंड बेबी डेवलपमेंट कर रहा होगा तो उस पीरियड में जब उसका ब्लड बनेगा तो वहाँ पर तो एंटीजन दूसरी प्रकार की है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो सकता है, बेबी जो होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो जब वो पॉजिटिव होगा तो उसके खिलाफ पहले से क्या बनी रखी है, एंटीबॉडीज़, तो वो एंटीबॉडीज़ जाएंगी और बेबी को दे दनादन मार देंगी, मतलब बेबी के ब्लड में क्लॉटिंग कर देंगे और बेबी की क्या हो जाएगी, जन्म से पहले ही डेथ हो जाएगी। तो ये अनुमान लगाया था कि पहले में हो गया, दूसरे में नहीं, दूसरे में हो गया, तीसरे में। तो जब जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक इसका इलाज भी है, ये नहीं निराश मत होइएगा कि अरे यार मेरा तो निगेटिव है मैं शादी नहीं कर सकता। खूब कर सकते हो भैया, खूब दौड़ दौड़ के करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा आगे क्या है। चलिए फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से बहुत दूर निकल जाते हैं यार समझाने के लिए। फिलहाल आगे देखते हैं। RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तथा RH निगेटिव रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी खास बात है कि RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और RH निगेटिव रिसेसिव मतलब कि वो छोटा है, उससे कमज़ोर है।
देखिए नेलन से ह्यूमन पॉपुलेशन के 80% से भी अधिक पर्सन में RH पॉजिटिव एंटीजन पाई जाती है, यानी 80% से अधिक जो ह्यूमन हैं उनके अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन पाई जाती है, लेकिन 20% ऐसे होते हैं जिनमें RH निगेटिव होती है। ठीक है, नेलन से देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट होती है। RH निगेटिव के पाए जाने के कारण इन पर्सन्स में एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन्स के एक बार एंटीजन संवेदित होने पर, यानी ऐसे पर्सन में इनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक बार अगर धोखे में भी एंटीजन चली गई दूसरी और एंटीबॉडी बन गई, तो देखो क्या होगा, एक बार एंटीजन से संवेदित होने पर RH एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है ना, इसके बाद इन पर्सन्स में RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसमिट करने पर इनके ब्लड में क्लॉटिंग या क्लम्पिंग हो जाती है, जिसके कारण RH निगेटिव पर्सन में डेवलप एंटीबॉडीज RH एंटीजन से क्लॉट कर जाती है, जिससे RH पर्सन की मृत्यु, RH निगेटिव पर्सन की मृत्यु हो जाती है। तो एक तो एग्जांपल मैंने आपको प्रेगनेंसी वाला दिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर एक मैं और दे रहा हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जैसे कि आपको पता है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन हो जाता है, तो उसका कभी कभी ब्लड बहुत निकल जाता है, तो डॉक्टर कहता है जाओ ब्लड लेकर के आओ। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, वो उसका ब्लड निकालता है, सैंपल देता है, अब फिर आप ब्लड बैंक में जाएँ, ब्लड बैंक में वो सैंपल चेक किया जाएगा, फिर उसको जो है ना ब्लड प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी चेक करने के बाद में क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि अगर उसको RH निगेटिव एंटीजन वाला है तो उसको RH निगेटिव वाला ही ब्लड दिया जाएगा, RH पॉजिटिव वाला नहीं दिया जाएगा। और मान लो कि अगर एक बार RH पॉजिटिव वाला उसको धोखे में दे भी दिया गया तो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा भविष्य में कभी उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने बिना सोचे समझे उसने कहा कि कभी चढ़ाया बढ़ाया तो नहीं होगा, चलो चढ़ा देते हैं पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव RH पॉजिटिव वाला जैसे ही चढ़ाएगा वो बंदा बचने को होगा तो मर जाएगा। दैट मीन्स पहली ऐसी कंडीशन थी जिसमें उसके बचने के कोई चांस नहीं थे, उस एक्सीडेंटल केस में उस बंदे के बचने के कोई चांस नहीं थे, वो बच गया। लेकिन दूसरी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें सिर्फ छोटी सी खरोंच आई, ब्लड ज़्यादा निकल गया, सिर्फ उसको ब्लड चढ़ना है और बचने के पूरे चांस हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर उसको दोबारा से RH पॉजिटिव की एंटीजेंस या RH पॉजिटिव वाले एंटीजेंस का ब्लड चढ़ गया तो उसके ब्लड में पहले से जो उपस्थित एंटीबॉडीज़ है वो RH पॉजिटिव से क्या करेगी, क्लॉट कर जाएगी, और क्लॉट करने के बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज होना बंद हो जाएगा बॉडी में और कोमा में जाएगा। कोमा में जाने के बाद में सीधे उसका स्वाहा, मतलब डेथ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस डिजीज़ के बारे में। देखिए लिखा है बेबी के बर्थ में RH निगेटिव फैक्टर का विशेष महत्व होता है। ठीक है, RH निगेटिव फीमेल, मैंने बताया RH निगेटिव फीमेल की RH पॉजिटिव मेल से शादी होने पर वह RH पॉजिटिव चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है। पहली बात, हमेशा RH पॉजिटिव ही निकलेगा, सॉरी RH पॉजिटिव ही बच्चा बर्थ करेगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिससे इस फीमेल में इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो की कुछ कोशिकाएं मदर के ब्लड में मिल जाती हैं। इस प्रकार के माता पिता की पहली संतान लगभग सामान्य होती है, लेकिन दूसरी संतान प्रति मदर, यानी कि दूसरी जो संतान होगी वो मदर में पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में पहुंचकर उसकी RBCs को डैमेज कर देती है, जिससे क्या होगा, जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या क्यों? देखो एरिथ्रो कहने का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट कहने का मतलब हो गया RBC का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है भाई साहब। तो जो एरिथ्रोसाइट है दैट मीन्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्ट, दैट मीन्स RBC क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। और फिटेलिस कहने का मतलब होता है फिटल कहने का मतलब है जो बेबी अपनी मॉम के में डेवलपमेंट कर रहा होता है। दैट मीन्स बेबी जब अपनी मम्मी के में होता है, यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है, उस कंडीशन में इस बेबी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिटस कहेंगे। तो फिटेलिस दैट मीन्स बच्चे के अंदर RBC का दगना। अरे वाह सर, क्या कहानी सुनाई है, यही होता है। RBC क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जिससे ही इसका नाम दे दिया गया क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज़ हो जाती है। इस डिजीज़ में जन्म से पहले ही या जन्म के कुछ समय बाद बेबी की डेथ हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को सामान्यतः HDN दैट मीन्स हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी भी कहते हैं। HDN हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी भी कहते हैं। इस हीमोलिटिक एनीमा
इसे हीमोलिटिक एनीमा भी कहते हैं, जो कि RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव के कारण प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नई लाइन से देखिए, यहाँ पर लिखा है वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की लगभग 85% वाइट पॉपुलेशन, यानी कि जो गोरे गोरे लोग होते हैं, उनमें RH पॉजिटिव तथा 50% क्या होते हैं, RH निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की।